नंबर 1 क्या पढ़ रहे हैं हम? गॉस के नियम का अनुप्रयोग को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आपका पहला एप्लीकेशन है ये, अनंत लंबाई के, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए, तार की जगह आपके लिए वर्ड यूज होगा चालक। देख लो आगे, अनंत लंबाई के आवेशित तार या चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के आवेशित तार या चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे डेरिवेशंस आएंगे आपके पास 3 नंबर में, और उसी से रिलेटेड अगर डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल दे दिया तो 5 नंबर का सवाल बन जाएगा, और सिर्फ डेरिवेशन दिया तो 3 नंबर का। कई बार यही डेरिवेशन 5 नंबर में पूछ देता है, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, बहुत आसान है। कैसा तार है? तार की जगह जहां पे भी हम चालक या तार वर्ड यूज करें, ठीक है, चालक का मतलब यहाँ पे तार से, एक वायर है। कैसा वायर है? अनंत लंबाई का है, लंबे में, मतलब वायर होता है, वायर तो ऐसे भी लंबाई में ही होता है, चौड़े में तो होता नहीं है वायर, इतना लंबाई में होता है। कैसा लंबाई होगा उसका? अनंत। अनंत का मतलब समझो पहले, अनंत का मतलब आप क्या समझते हो अभी तक? अनंत का क्या मतलब है? जिसका अंत ना हो। तो एक ऐसा तार जो कि पाताल से निकल रहा है और कहां तक जा रहा है? आकाश तक जा रहा है। अनंत को तो ये मतलब होना चाहिए। फिजिक्स में याद रखना, फिजिक्स में हम अनंत, इनफाइनाइट वर्ड का मतलब वो नहीं होता है जो वर्ड, जो मतलब हिंदी में होता है अनंत का, जिसका ना जन्म हो ना मृत्यु हो, चलता रहे। वैसे तार अगर अनंत है तो वो लंबा होते चला जा रहा है, कहीं अंत नहीं है उसका। अनंत वर्ड हम यूज करते हैं तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक नॉर्मल से घर की वायरिंग होती है, तो कम से कम उस घर की वायरिंग में, कम से कम बोल रहा हूँ, 200 मीटर तार लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक फ्लोर की आपको वायरिंग करानी है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 200 ना मानो, 50 मीटर ही मान लो, 50 मीटर ही मान लो। 50 मीटर की वायरिंग के लिए भी अब तार की देखो, तार की लंबाई और चौड़ाई दो चीजें हैं। तार की लंबाई तो 50 मीटर हम कह रहे हैं, और तार की चौड़ाई कितनी सी होती है? 2 mm, 3 mm, 4 mm का तार। mm बहुत कम डिस्टेंस होता है, जबकि लंबाई इतनी ज्यादा होती है। तो तार, इतना पूरा तार का बंडल है, तो तार के पूरे बंडल में लंबाई की तुलना में चौड़ाई उसकी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। कोई मुझे अपना पेन दो जरा, उसका रिफिल निकाल करके, वही दे दो। देखो ये पेन है, रिफिल है इसका। इसी रिफिल का सपोज करो मैं तार बनाता हूं, और ये तार 50 मीटर लंबा चला गया। इसकी लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई तो उतनी ही है ना अभी भी। आप लंबाई बढ़ाते जा रहे हो, चौड़ाई कितनी है अभी भी? उतनी ही है। तो चौड़ाई बहुत कुछ भी नहीं है, लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई एकदम नेग्लिजिबल है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आप सपोज करो 10 किलोमीटर का रोड है, वो 10 किलोमीटर के रोड पे आपने एक छोटी सी कील ला के रख दी है, 10 सेंटीमीटर का एक सामान ला के रख दिया है। 10 किलोमीटर के रोड में वो 10 सेंटीमीटर का सामान कोई मायने नहीं रखता है, वो नेग्लिजिबल है। तो जब ऐसी कोई दो चीजों की कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें एक की तुलना दूसरे से हो ही नहीं सकती है, बहुत छोटी है, तो हम उसको अनंत मान लेते हैं। इसका मतलब है तार की चौड़ाई की तुलना में लंबाई क्या है? बहुत ज्यादा है। चौड़ाई की तुलना में लंबाई बहुत ज्यादा है, तो हमने उसी लंबाई को मान लिया कि ये लंबाई कैसा है? अनंत लंबाई है। तो याद रखना, यहाँ पे अनंत का मतलब वो नहीं होता है जो हम आज तक समझते हैं, जिसका ना शुरुआत हो ना अंत, ये पाताल से निकल रहा है आसमान तक जा रहा है, ऐसा नहीं। उसकी चौड़ाई बहुत कम है, लंबाई क्या है? बहुत अधिक। चौड़ाई की तुलना में लंबाई बहुत अधिक है। तो एक तार है, सपोज ये एक आवेशित चालक तार है, ठीक है। अब देखो,
इस तार की नॉर्मल हम सिर्फ इतना सा एरिया ले रहे हैं, बाकी को ऐसे डॉट डॉट मान लो, काल्पनिक हिस्सा। और हमने क्योंकि इसको कहा अनंत लंबाई का है तो मान लो इसको क्या दिखा दो, इन्फिनिटी। याद रखना इससे क्या कहते हैं 8 को लेटा दो तो ये बन जाता है अनंत। ठीक है, तो इसकी लंबाई मान लो अनंत दिखा दो। ये तार कैसा है, अनंत लंबाई का मतलब समझ में आ गया, अनंत लंबाई। अब ये तार कैसा है, आवेशित। आवेशित का क्या मतलब है, आवेशित का मतलब है कि इसमें चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक जगह पॉजिटिव है तो पता ही है दूसरी जगह क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो कोई हम नॉर्मली हम पॉजिटिव चार्ज को ही लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है। तो ये एक तार है और तार आवेशित है तो हम इसमें आवेश दिखा देते हैं। सपोज ये इस पे चार्ज दिखा दिया मैंने, प्लस 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 धनावेश, तो ये हो गया अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार। उस तार की सपोज कर लो लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक। लंबाई को हम किस चीज से दिखाते हैं, एल से दिखा सकते हो, आर से भी हम दिखाते हैं डिस्टेंसेस को। ठीक है, लेकिन स्पेशली जब लंबाई मेंशन हो तो हम एल से ही दिखाएंगे। दूरियां दिखाते हैं तो आर से दिखा देते हैं या डी से दिखा देते हैं, ये चीजें। अब शब्द देखो समझ में आया, अनंत लंबाई का आवेशित। क्यों, क्योंकि हमने इसको चार्ज दे दिया, इसमें करंट बह रहा है, आवेशित तार है। उसके लिए हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां से अब स्टार्ट करना है हमें, सुनना। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यूज करना है फ्लक्स का या गॉस प्रमेय का, दोनों का यूज करना है। और गॉस प्रमेय और फ्लक्स एक ही चीज है। गॉस प्रमेय में तो हम फ्लक्स ही निकालते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, तो फाई भी तो फ्लक्स है। कहीं पे भी फ्लक्स अप्लाई करना है तो फ्लक्स अप्लाई करने का एक सिंपल सा शर्त क्या है, किसी भी डेरिवेशन की परिभाषा की स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा है, कहीं पे भी गॉस का थ्योरम या फ्लक्स वहीं अप्लाई होगा जब पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा और क्या होगा, काल्पनिक। हमारे पास पृष्ठ के रूप में अभी सिर्फ ये तार है। ठीक है, तार है तो हमें इस तार को बंद करना पड़ेगा। इस तार को ओपनली विद्युत क्षेत्र नहीं निकालेंगे हम, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं लेकिन फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फ्लक्स का रूल ही है कि फ्लक्स तभी निकलेगा जब क्लोज्ड हो, सरफेस कैसा हो, पूरा क्लोज्ड हो और काल्पनिक हो। हम अपनी तरफ से कल्पना करेंगे। तो इस तार को हम कैसे ढक सकते हैं, काल्पनिक रूप से सोचो, इस तार को कैसे ढक सकते हैं। अगेन फैन देना जरा, ट्रांसपेरेंट हो जो पेन है ये ट्रांसपेरेंट, इसका जो अंदर का रिफिल है सपोज कर लो तार है, तो इस रिफिल को कैसे कवर किया जाए, इसके ऊपर एक बेलन जैसा कोई स्ट्रक्चर बना दो। जैसे रिफिल पेन के ऊपर ये बेलन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम वैसे ही अंदर से ये तार गया हुआ है, रिफिल की इंक को चार्ज मान लो और इसके बाहर जो है ये सरफेस बना हुआ है, ये बेलन जैसा। ठीक है, तो वैसे ये है, हम इसको कवर कर रहे हैं। क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स अप्लाई करना है। अब फ्लक्स कहाँ अप्लाई होता है, जब वो चालक कैसा हो, बंद हो, बंद काल्पनिक पृष्ठ हो जब वो। तो पृष्ठ तो ये दिख गया, बट इसको बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हम इसको एक काल्पनिक डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बंद कर सकते हैं, नॉर्मली हम बेलन का यूज करके। देखो बंद किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेडिशन चला आ रहा है हम उस ट्रेडिशन को तोड़ेंगे नहीं, जैसे आज तक फिजिक्स की बुक में कहते आया है। ये क्या है आपका, कैसा पृष्ठ है, ये शेप कैसा है इसका, इसको क्या कहते हैं मैथ में हम, ये बेलनाकार पृष्ठ है, बेलन की तरह दिखने वाला। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ है। ये एक बंद पृष्ठ दिख रहा है, चारों तरफ से बंद, और कैसा है, काल्पनिक, काल्पनिक है हाँ काल्पनिक है। ये एक्चुअल में वो तार के आसपास वो पृष्ठ है ही नहीं, हम बस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो कल्पना किया हुआ, तो मान लो हर तरह से बंद है, बिल्कुल क्लोज किया हुआ है और काल्पनिक है। तो मैंने इससे पहले भी बताया होगा कभी, या फिर नहीं बताया तो सुन लो। कभी भी काल्पनिक चित्र हम बनाते हैं, डायग्राम को हम बनाते हैं, तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, डॉट 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 कर देते हैं। तो ये डायग्राम क्योंकि काल्पनिक पृष्ठ है तो हम इसको क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। भले आपकी किताब में हो चाहे ना हो, बट आपको प्रॉपर
तरीका अपनाना चाहिए। जैसे ये तार है, ये तार को मैंने नीचे जानबूझ का डॉट डॉट दिखाया, ऊपर जानबूझ का डॉट डॉट दिखाया, क्योंकि हमने शो किया है कि ये अनंत रूप से आगे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, हम अभी सिर्फ इतने में फोकस कर रहे हैं। ये समझ में आया ये बेलन क्यों लिया हमने? इस बेलनाकार पृष्ठ का एक नाम है, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ। जब भी हम गॉस का प्रमेय किसी भी डेरिवेशन के लिए अप्लाई करें और जो हम पृष्ठ की कल्पना करेंगे अपनी मर्जी से, उस पृष्ठ का हम नाम रख देंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ ऐसा कुछ नहीं है, हमने बस इसका नाम क्या रखा हुआ है, जो भी हम गॉस का थ्योरम अप्लाई करने के लिए पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस या पृष्ठ। ये गॉसियन सरफेस है ये आपका। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सपोज करो कि इस तार से इधर किसी r दूरी पर, इस तार से ये कोई दूरी क्या है, कितनी दूरी है यहां से यहां तक? r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कल हमने डेरिवेशन किया था, पहले छोटे हिस्से का निकालो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम कितने हिस्से का निकालेंगे? इधर कोई छोटा सा हिस्सा मान लेंगे, इस छोटे से हिस्से का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जब छोटे से हिस्से का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा तब किसका निकाल लेंगे? इंटीग्रेशन करके पूरे बेलन का विद्युत क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ये डायग्राम इतना ही है, बट डायग्राम समझ में आया इतना अभी तक? ठीक है, अभी और चीज मैं समझाऊंगा इसमें। ये तक समझ में आया? सबसे पहले एक अनंत आवेशित तार लिया है, एक तार लिया, चार्ज दिखा दिया आवेशित प्लस प्लस करके, फिर आपने उसको एक गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, और फिर हमने शो कर दिया कि हम स्टार्टिंग में इससे r दूरी पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले छोटे एरिया पे निकालेंगे, फिर सबका निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपके पास ऐसा गॉसियन सरफेस दो आएंगे। ठीक है, बेलन की तरह दिखने वाला गॉसियन सरफेस दो बार आएगा, और जब दो बार सरफेस आएगा तो दो बार ऐसे डायग्राम आएंगे, और हमें इसमें तीन साइड से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना होगा। एक इधर से, एक ऊपर, एक नीचे। ठीक है, ऐसे ऐसे डायग्राम तीन बार आएंगे। यही डायग्राम हो सकता है आपको किसी बुक में ऐसे दिया हो, तार लंबे में ना करके तार ऐसे में दिया हो और इसका गॉसियन सरफेस ऐसे बनाया हो। ठीक है, ऐसे बनाया हो गॉसियन सरफेस, तब ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, जैसे चाहो ऐसे बनाओ। तो देखो, जो पृष्ठ है हम जानबूझकर सिर्फ यही नहीं लेंगे। सपोज करते हैं कि ऐसे ही एक पृष्ठ ऊपर की तरफ भी ले रखा है हमने, एक पृष्ठ हमने ऊपर की तरफ भी लिया हुआ है, और एक पृष्ठ कैसे कहाँ है? नीचे की तरफ भी एक पृष्ठ है। अरे ध्यान से समझना एक एक चीज। मान लिया कि तीन पृष्ठ लिए हुए हैं, नाम दे दो कुछ। इसका क्षेत्रफल मान लो कितना है? पूरे बेलन का क्षेत्रफल मान लो सपोज दैट a है। वैसे बेलन की क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है ना, 2πr_l। ठीक है, जब यूज होगा तब हम कर लेंगे 2πr_l पूरे बेलन का। पूरे बेलन का मान लो अभी a से दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तो छोटे छोटे एरिया को हम किस चीज से दिखा सकते हैं? dA1, dA2, dA3। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप A ही लो, आप S भी लो, वो सब आपकी मर्जी है। आप S मान लो क्षेत्रफल, तो उसको मान लो DS1, DS2, DS3, तीन हिस्से दिखा दिए हमने। ठीक है, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए गॉस थ्योरम यूज करके। अब गॉस का थ्योरम ना सही, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? यहां बता दो कौन सा हिस्सा है जो चमक रहा है, और ऊपर यहाँ, हाँ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो ठीक है, पहले से उधर है। देखो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? E_a cos थीटा। और अगर हम छोटा निकाले तो d∅ निकाले तो dA हो जाएगा। मतलब अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो E और dA का पता होना जरूरी है। dA एक्चुअल में होता क्या है? यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं।
तो हमें ई और डी ए का पता होना जरूरी है। ये डायग्राम ध्यान से देखना, इसमें हमने 3 A1 A2 A3 लिया है, तो 3 जगह आप ध्यान से देखो। पहले वाले में देखो A1 में, इसमें E और DA की डायरेक्शन क्या है, E की डायरेक्शन क्या है पहले ध्यान दो। प्लस चार्ज, इससे पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, कभी भी धन आवेश हो तो धन आवेश हमेशा कहां निकलता है, बाहर की तरफ निकलेगा। अगर ये चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज इस तरफ है, तो धन आवेश भी किस तरफ होगा, सॉरी ये विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, उसी तरफ, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी, बाहर की तरफ जाएगी। इस हिस्से में, इस हिस्से में और इस हिस्से में विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं हम। इस हिस्से का नाम मान लो DA1 है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस साइड होगी, ऐसे बाहर की तरफ है इसमें विद्युत क्षेत्र E, क्योंकि प्लस चार्ज उधर ही जा रहा है, सब में इसी साइड जाएगी विद्युत क्षेत्र। और दूसरा क्या है, DA एरिया वेक्टर। इसके लिए एरिया वेक्टर कहां जाएगा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, 90 डिग्री पे निकलेगा। अगर यहाँ पे आप सरफेस देखो कैसे में है, ऐसे में होता तो ऐसे, यहाँ पे सरफेस दिख रहा है ऐसे में है इस साइड, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ निकलेगा, एकदम ऐसे ही सेम इसी के ऊपर निकलेगा बाहर की तरफ। जैसे ये निकला है ऐसे ही आपका एरिया वेक्टर भी इसी पे निकलेगा, मतलब सेम एक के ऊपर एक है दोनों लाइन। ये आपका E है तो E के साथ ही कौन है, एरिया वेक्टर भी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर को हम किस चीज से दिखा रहे हैं, यहाँ पे DA1 से दिखा दो। यहाँ पे सपोज क्या है, DA1 वेक्टर्स को दिखा दिया हमने, DA1। तो यहाँ पे E और DA1 के बीच कितना एंगल बन रहा है, जब चीजें एक के ऊपर एक हो तो कितना एंगल बनता है, 0। जब ये एक चेंज होती जाती है तो एंगल बढ़ता जाता है। अब ये 90 डिग्री पे आ गया है, फिर ऐसे करेंगे एंगल बढ़ेगा, फिर 180 पे आ जाएगा, फिर नीचे जाएंगे बढ़ेगा। जब एक के ऊपर एक हो तो इसको 0 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो वैसे E और DA1 एक के ऊपर एक है तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। DA2 को देखो, A2 में विद्युत क्षेत्र किस साइड जा रहा है, विद्युत क्षेत्र सब में इसी साइड जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज इसी तरफ है, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र इधर ही जा रहा है और A3 में भी विद्युत क्षेत्र इधर ही जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो हर जगह इधर ही जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज इस साइड है। लेकिन एरिया वेक्टर, A2 का एरिया वेक्टर कहां जा रहा है, बताओ, A2 का एरिया वेक्टर कहां जा रहा है, A2 किस साइड है, ऐसे ऐसे, कहां, हमेशा 90 डिग्री बनाता। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, अपना हथेली देख लिया करो ना, जैसे जा रहा है वैसे अपने हाथ को कर लो मूव, किस साइड जा रहा है, A2 है कहां, A2 नहीं दिख रहा है तो कहां जा रहा है, तो इधर उधर कहां कर रहे थे, लेफ्ट राइट कहां कर रहे थे। ये तो सिंपल है ना, A2 ऊपर की तरफ है तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ जाएगा, A3 नीचे की तरफ है तो एरिया वेक्टर A3 नीचे आएगा, A1 ऐसे में जाए तो ये ऐसे में निकलेगा, उसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। तो देखो A2 ऊपर जा रहा है तो उसका एरिया वेक्टर आप कैसे दिखा दोगे, ये आपका एरिया वेक्टर जा रहा है इसका ऊपर की तरफ। तो इस केस में E और DA2 के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम इसमें देखो DA3 में ये तो प्लस चार्ज है तो उधर ही गया E, DA3 का एरिया वेक्टर कहां जा रहा है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका एंगल, इसकी डायरेक्शन क्या हो गया, ये, इसको दिखा दो DA3। यहां पे देखो E और DA के बीच कितना एंगल बन रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इधर क्यों नहीं निकालते, मतलब हमने ये D1 D2 D3 इधर ही क्यों लिया है, इधर क्यों नहीं लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर ही निकल रहा है। ठीक है, प्लस चार्ज जाओ वहीं से तो विद्युत क्षेत्र सामने की तरफ निकलेगा। अगर हमने इस डायरेक्शन को इधर लेना है ना तो हमें शो करना पड़ेगा सारे प्लस चार्ज इस साइड से। ठीक है, जहां से प्लस चार्ज होगा वहीं पे लिखेंगे। ठीक है, अगर इस साइड से लिखना है तो आपको प्लस उस साइड लगाना पड़ेगा। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, शक्ल देख के लग रहा है नींद आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, नहीं आ रही पक्का, तब तो अच्छी बात है। ये सब समझ में आया डायग्राम,
समझा दूं फिर से? ठीक है, समझा देता हूं। पहला वाला डेरिवेशन है ये गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है, तो उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि सब में कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। चित्र अलग अलग बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह सेम डेरिवेशन में लग रहा है। सबसे पहले जो जो पूछा गया है वो आप इसको पढ़ करके चित्र बना सकते हो। अनंत लंबाई का तार, कैसा तार है? अनंत लंबाई का, आवेशित है मतलब प्लस चार्ज, ठीक है, मतलब प्लस माइनस दोनों दिखाओ, हम प्लस को ही फोकस करेंगे। तार दिखा दिया और ये आपने डायग्राम बना दिया। ऊपर से ये रेड वाला क्या है? एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसको क्या नाम देते हैं हम? गॉसियन पृष्ठ। क्यों बनाते हैं हम इसको? क्यों बनाते हैं पृष्ठ को? क्योंकि फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने का पहला शर्त ही ये होता है कि आपका जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बंद और काल्पनिक होना चाहिए, ठीक है। काल्पनिक मतलब हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, वहां पे एक्चुअल में ऐसा है नहीं, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्टिंग की चीजें पता है। उसके बाद हमने तीन इसमें एरिया तीन क्षेत्र ले लिए छोटे छोटे स्वल्पांश, A1 A2 A3, तीन लिए हैं। एक्चुअल में तीन में से आपका काम सिर्फ एक ही आएगा। बुक में भी आप डेरिवेशन देखोगे, हो सकता है आपके बुक में डायरेक्ट है, यही समझाना है मुझे, यही तो समझाना है। बुक में हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही डायग्राम दिया हो, सिर्फ ये वाला A1 A2 A3 का कोई जिक्र ना हो आपके रिफ्रेशर में, बुक में। मैं इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आने वाली डेरिवेशन आप इससे ऑटोमेटिक समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऊपर नीचे क्यों नहीं लिया हमने, इधर ही क्यों लिया। देखो, तो तीन हिस्सा लिया, A1 A2 A3। देखना दो ही चीज है सिर्फ, क्योंकि हमें निकालना है फ्लक्स फाई। फाई निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? E और DA, और E और DA के बीच का एंगल cos थीटा। थीटा क्या होता है? कोण। ये कोण किसके बीच का है? E और DA के बीच का कोण है। यहां पर देखो, पहले DA1 में E कहां है? पहले तो उसमें प्लस चार्ज है, तो सब में E एक ही डायरेक्शन में होगा। सब में चार्ज प्लस है तो सब में विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में निकल रही हैं, देखो, ठीक है। तो E तीनों में सेम डायरेक्शन में है, आपका एक ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो DA1 कहां हो जाएगा? A1 ऐसे में है तो इसका कहां निकलेगा? ऐसे में है ना, जैसे डायग्राम ऐसे में, तो ये सीधा कहां निकलेगा? बाहर की तरफ, E के साथ साथ। फिर A2 ऊपर की तरफ है, तो A2 भी कहा गया? ऊपर। जबकि E कहां जा रहा है? सीधा। E तो चेंज हो नहीं रहा है, तो एक ऊपर जा रहा है, एक सीधे जा रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है? एक आपका गया ऐसे में, एक गया ऊपर, तो 90 डिग्री है बिल्कुल। नीचे भी यही हुआ, E उधर ही लगा हुआ है अभी भी, लेकिन DA3 कहां चला गया? कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। तो इधर भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही आपका कंप्लीट डायग्राम। जैसे कि आप बोल रहे थे कि तीनों में तो सेम ही आंसर आना चाहिए, यही नहीं हो पाता है, सेम नहीं आता है आंसर। अब ध्यान दो, आपको एक्चुअल में काम का सिर्फ A1 है, A2 A3 नहीं है हमारे किसी काम का, ठीक है। इसको एक ही लाइन में निपटा देंगे हम। A1 A2 किसी काम का नहीं है, वो इसलिए क्योंकि A1 A2 और A3 कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या लगाना है? E DA cos थीटा। E और DA का मान कुछ भी हो, cos 90 का मान कितना होगा? cos 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान होता है 0। इसीलिए ना A2 लोगे चाहे A3 लोगे, जब आप फाई निकालोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। सिर्फ आंसर किस साइड आएगा? A1 के लिए, क्योंकि A1 और E के बीच कितने डिग्री का एंगल है? एक के ऊपर एक है। जब एक के ऊपर एक हो तो वो एंगल 1 डिग्री का भी नहीं बनेगा, वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप थीटा की जगह कितना लिख दोगे? 0। cos 0 बराबर कितना आएगा? 1। तब EDA का मान आपका निकल सकता है। विद्युत बल रेखा ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही है तो फ्लक्स तो निकलेगा ही नहीं ऊपर, नीचे भी नहीं जा रही है तो फ्लक्स इधर से भी नहीं निकलेगा, सब तो इसी साइड जा रही है, तो उधर ही से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। फिलहाल के लिए ये डायग्राम बना लो आप, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। हो गया? आगे देखो, अब कॉपी बंद कर लो, आगे देख लो। ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में मेन दो ही चीज है,
एक है आपका क्या चित्र बन रहा है, कैसा गॉसियन सरफेस बन रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है जो आपके, अगर आपने इनके बीच का एंगल सही सही निकाल लिया तो डेरिवेशन भी इजीली हो गया, आपका आधा काम हो गया। हमें तीनों का एंगल पता चल गया है, ई सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, हमें बस डीए के एंगल चेक करने होते हैं, ठीक है। ई हमेशा सेम जाएगा, डीए बस चेक करना है। तो डीए इधर 0 डिग्री, इधर कितना बना रहा है एंगल, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। अब डेरिवेशन देखते हैं। आपको इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैंने फ्लक्स से भी पहले 3 आवेश घनत्व समझाए थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यहां पर रेखीय लगेगा, पृष्ठीय लगेगा या फिर आयतन लगेगा? कभी भी आवेश घनत्व निकालना हो तो गॉसियन पृष्ठ को नहीं देखना है, एक्चुअल में जो चालक दिया है उसको देखना है, अंदर वाले बस वो ब्लैक वाले तार को देखो। तार रेखा के रूप में है, पृष्ठ के रूप में है, पृष्ठ मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई स्पष्टता दिखे, जैसे आपकी कॉपी का पेज हो गया, या फिर आयतन के रूप में 3D स्ट्रक्चर। क्या है ये तार? रेखीय के रूप में, ठीक है। आयतन तब होता है जब वो थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई स्पेशली इसमें मेंशन हो अच्छे से डिटेल में। ये तार एकदम सिंगल है, ये एकदम रेखा के रूप में है, रेखीय। अनंत लंबाई के आवेशित चार, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन बनता है अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय तार के कारण। तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व लगेगा वो लगेगा रेखीय आवेश घनत्व का, इसीलिए सारे फॉर्मूले पहले लिखा दिए थे मैंने। तो हमें यहाँ लिखना है, स्टार्टिंग डेरिवेशन का यहाँ से करना है। चूंकि या फिर चूंकि रेखीय आवेश घनत्व किस चीज से दिखाता है याद है? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ये तीनों फॉर्मूले लिखाया हुआ है। लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर लैम्डा इंटू L। इसको लिख के छोड़ देना है। अब ये सीधा डेरिवेशन के लास्ट लाइन में काम आएगा हमारे, इसको पहले लिख के छोड़ देना है, अब एकदम लास्ट में काम आएगा, या फिर इसके लिए अलग से लिखने की जरूरत है, यहीं पे लिख दो बढ़ा के आगे। अतः Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा L। ये हमें लिख लेना है, ये एकदम लास्ट में काम आएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमें फ्लक्स निकालना है। कितने पृष्ठ हैं छोटे छोटे लिए हुए? हमने 3 पृष्ठ लिए हैं छोटे छोटे, D A1 A2 A3। हमें तीनों पे छोटे छोटे पृष्ठ पे फ्लक्स निकालना है। हमें पता है 3 में से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बचेगा बस, फिर भी हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं D A1 A2 व A3 पर फ्लक्स, ठीक है। सूक्ष्म फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटा फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर, क्योंकि D के रूप में छोटे छोटे फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? D फाई E लिख लो या D फाई लिखो, बराबर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E dA cos थीटा। तो ये हो जाएगा E dA। अगर मैं A1 का निकाल रहा हूं तो क्या होगा? E d A1 cos थीटा। E2 का निकाल रहा हूं तो E d A2 cos थीटा। और मैं यहां पे अगर A3 का निकाल रहा हूं तो E d A3 cos थीटा। ध्यान दो, ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर ली है। E और A1 के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि E के ऊपर ही A1 है। ग्रीन लाइन ब्लू लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो एंगल कितना हो जाएगा? डायरेक्ट एक लाइन बच जाएगा, सीधा हम डायरेक्ट लिखते हैं। कितने एंगल है? 0 डिग्री। A2 में देखो, E और A2 के बीच कितना डायरेक्शन है? 90 डिग्री। इसलिए इसके बीच का एंगल थीटा की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? cos 90। A3 में नीचे की तरफ, वहां पे भी 90 डिग्री है, cos
90। अब देखो ध्यान से, cos 0 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान 0। ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी बट याद नहीं होगा, बट अब याद कर लो। तो DA1 cos 01, cos 0 का मान 1 है तो ये कितना बच गया सिर्फ EDA1 प्लस cos 90 का मान कितना होता है, और 0 का इसके साथ गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 का किसी के भी साथ गुणा कर दोगे तो आंसर 0 आएगा। इधर भी cos 90 का इनके साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा 0। cos 90 मतलब 0, और 0 का किसी के साथ भी गुणा करो, 1 करोड़ के साथ भी करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो एक्चुअल में बचा क्या, ऊपर वाला गया नीचे वाला गया, वो किसी काम का नहीं है, हमारा बचा सिर्फ DA1, सॉरी ये DA1, हाँ ये बचा सिर्फ हमारा। इसका मतलब हम सिर्फ इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे, DA1 के लिए, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और चीज लिख सकते हैं, या फिर इसी के साथ लिख सकते हैं, या D फाई E बराबर क्या हो गया EDA। 1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जब वो सिंगल बचा हुआ है तो 1 2 3 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसको सिंपल EDA लिख दो। अभी तक समझ में इतने छोटे से स्टेप में क्या हुआ, हमने तीनों का निकालने की कोशिश की और क्लियर किया कि ऊपर और नीचे वाले जगह से फ्लक्स क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका एंगल कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जब छोटे हिस्से का फ्लक्स निकल जाए तो उसको क्या करते हैं, फिर बड़े हिस्से का फ्लक्स निकालते हैं। जब हमें छोटे हिस्से का फ्लक्स मिल गया D फाई E EDA आ रहा है आंसर, तो अब हमें पूरे गॉसियन सरफेस का क्या निकालना है, फ्लक्स। छोटे से बड़ा करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो ये सूक्ष्म पृष्ठ का फ्लक्स है, ठीक है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा, या फिर संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स को कैसे से दिखाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बस। इंटीग्रेशन मतलब सेम चीज उतारो, D फाई बराबर EDA, देखो इंटीग्रेशन मतलब ये, ठीक है। कल आए थे ना सब, कोई था अपसेट, तो कल थे, अच्छा कल आप नहीं थे। इस जो ये सांप की तरह दिख रहा है इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समाकलन, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, या फिर कह सकते हैं समाकलन करने पर, या आपने समाकलन का चिन्ह कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंटीग्रेशन तब यूज होता है जब हम किसी चीज को छोटे से क्या करते हैं, बड़ा बनाना हो, ओके। तो कल वाले डेरिवेशन में भी हमने क्या किया था, D फाई E का इंटीग्रेशन किया था, तो क्या आया था हमारा आंसर, छोटे फ्लक्स को D फाई से दिखाया, तो बड़े फ्लक्स को सिंपल किस से दिखाएंगे, सिंपल फाई से दिखाएंगे। वैसे ही आप यहां समझो, इंटीग्रेशन E तो ऐसे ही छोड़ो, इंटीग्रेशन DA का हो रहा है, यहाँ पे हमारे लिए DA है, ये DA का मतलब है छोटा सा हिस्सा, और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का शुद्ध हिंदी मतलब होता है जोड़ना। जब आपने इतने छोटे से हिस्से को जोड़ते चले गए तो क्या बनते जाएगा, एक पूरा बेलन वाला बेलन बन जाएगा। जब इतने छोटे 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 हिस्से को चारों तरफ से आप जोड़ने लगो तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट बेलन तैयार हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? फुटबॉल देखा है, खेला है फुटबॉल? फुटबॉल में देखा आपने, अगर ब्लैक व्हाइट कलर के बहुत सारे चेक बने हुए रहते हैं, या ब्लू रेड भी होता है, व्हाइट ब्लू भी होता है, व्हाइट रेड होता है, बहुत सारे चेक बने हुए रहते हैं ऐसे डायमंड शेप के, जो भी हो एकदम क्लियर डायग्राम आप एज्यूम कर सकते हो। फुटबॉल अगर आपने देखा हो, जितने भी चेक बने होते हैं, क्या उनके साइज बड़े छोटे होते हैं कि सेम होते हैं? एक स्टैंडर्ड फुटबॉल होगा तो उसके साइज में जो ब्लैक व्हाइट वाले जो चेक बने हुए रहेंगे, ठीक है, वो सारा असली वाला फुटबॉल कह रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं कुछ छोटा भीम वाला भी आता है, छोटा भीम बना हुआ रहता है उसपे, वो सब नहीं, जिसपे चेक बने हुए रहेंगे उस पे देखोगे बहुत सारे चेक होंगे, सबके साइज सेम होंगे। डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब हम छोटा हिस्सा ले रहे हैं, उसका मतलब है हम उसमें से सिर्फ एक वाला चेक कट कर रहे हैं, एक टुकड़ा ले रहे हैं हम इसमें से उठा के बस, उसका मतलब है जब डी वर्ड यूज कर रहे हैं, छोटा टुकड़ा, डिफरेंशिएशन छोटा।
इंटीग्रेशन का मतलब है कि इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े हम जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, सिलते चले जा रहे हैं। जब वो छोटा टुकड़ा जोड़ते चले जाओगे तो पूरा एक क्या बन जाएगा, फुटबॉल बन जाएगा। वैसे ही इधर ये DA1 जैसे छोटा छोटा हिस्सा ये पूरा मैंने बनाया है, ये सिर्फ इतना हिस्सा है एक्चुअल में, ये A इतना A1 वाले हिस्से को इतना ही हिस्सा आप जोड़ते चले जाओगे तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, पूरा ये बेलन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे EDA का मतलब क्या है, DA जब बड़ा होगा, DA जब बड़ा होगा तो एक पूरा बेलन तैयार करेगा, और A एक्चुअल में है क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RL। जिसको इतना समझ में नहीं आया बस वो इतना समझ ले शॉर्टकट में कि हमें DA के जगह रखना है सिंपल सा, क्या रखना है, 2 पाई RL। हर क्वेश्चन में ये चेंज होता जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बेलन बन रहा है तो हम 2 पाई RL ले रहे हैं। घर पे देखो इसको अच्छे से, हिंट करने के लिए मैं लिख देता हूं, चूंकि DA बराबर है बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RL। तो ये D फाई E आ गया, E 2 पाई RL। ओके, ये समझ में आया इतना तक, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऊपर के हिस्से में आपने सीधा ये फ्लक्स निकाला, एंगल वगैरह लगा के हमें ये वाला फ्लक्स मिल गया, EDA। छोटा था, छोटे से बड़ा करने के लिए हमने किया समाकलन, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स हमने निकाल लिया, ठीक है, या फिर समाकलन करने पर ये सेम लाइन है, बस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया। जब छोटे हिस्से का फ्लक्स निकालते हैं तो डी फाई कहते हैं, जब बड़े हिस्से का फ्लक्स निकालना है तो उसको फाई का, ई को ई रखा, DA का मतलब है छोटा हिस्सा, छोटा सा ये गॉसियन सरफेस। इंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटा हिस्सा जोड़ जोड़ के हमने एक पूरा बेलन तैयार कर दिया। तो DA का इंटीग्रेशन की जगह हमने लिख दिया बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RL। तो ये हो गया फाई E बराबर E 2 पाई RL। इसके बाद का लाइन ज्यादा नहीं है, सारा समझने वाला काम बस यही था। इसको इक्वेशन 1 डाल दो या इसे डाल दो, इसको भी तुमने छोड़ा हुआ है, इसे 1 डाल दो और इससे क्या डाल दो, 2 डाल दो। इक्वेशन आप अपने हिसाब डाल सकते हो सुविधा के लिए। तो इतना हमारा 70% काम हो गया, 30% काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकलेगा आप देखो, इतना छोड़ दो, अब आगे से देखो। इधर से कुछ तो नहीं चमक रहा है, ठीक, देखो फ्लक्स का, अब ट्रेडिशनल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है फ्लक्स, चूंकि फ्लक्स फाई E बराबर क्या होता है, या फिर फ्लक्स फाई E वाला ये फॉर्मूला तो यहाँ यूज कर चुके हैं, हम सीधा गॉस का प्रमेय यूज करेंगे। पे गॉस प्रमेय से क्या है, गॉस का प्रमेय, फाई E बराबर कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन 0। गॉस प्रमेय से फाई E बराबर Q एप्सिलॉन 0। यहां पर भी फाई E आया और गॉस में भी क्या आया, फाई E आया। तो देखो ये भी फाई E का आंसर है, वो भी फाई E का आंसर है। जब दोनों आंसर है फाई E के है तो हम दोनों का आपस में तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों की। ये हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 3, इसको मान लो इक्वेशन 3। तो आप इक्वेशन, ये वाला हिस्सा आ रहा है कैमरे में, और तुम्हें दिख भी रहा है, वहां से चमक रहा होगा, कैमरे में नहीं सामने से दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है ना, चमक रहा है। हाँ इसमें दिख रहा है, देख लो, थोड़ा ये ज्यादा नहीं है। हम इधर भी फाई E है हमारा, उधर भी फाई E है, तो हम इक्वेशन 2 और 3 की तुलना कर देंगे आपस में कि कुछ तो रिलेशन होगा, तभी दोनों ऐसे हैं। तो इक्वेशन 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब है कि आपको आमने सामने लिख देना है।
फाई ई बराबर है इधर ई 2 पाई आर एल, उधर कितना है फाई ई बराबर क्यू एप्सिलॉन 0, इधर कितना है फाई ई बराबर इस साइड ई 2 पाई आर एल, कोई बात नहीं। फाई बराबर ई 2 पाई आर एल हो गया, उधर कितना है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। देखो फाई बराबर 2 पाई आर एल और फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये इक्वेशन 2 और 3 का मान है। जब आपने ऐसे लिख दिया तो आप फाई हटा सकते हो आप, मतलब आपने शो कर दिया, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि ये वाला आंसर भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है इसमें विद्युत क्षेत्र, किस चीज से दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र को, ई बराबर, तो 2 पाई आर एल को क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर एल किस चीज में, गुणा भाग जोड़ घटाना किस में है, ये गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो किस में आएगा, तो क्यू के भाग में आएगा 2 पाई आर एल और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है, ठीक है, बट कंप्लीट आंसर नहीं है, इससे आप डेरिवेशन नहीं सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। कभी भी सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता रहती है, 9 गुणा 10 की घात 9, लेकिन हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई नहीं है, तो हमें पहले कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और एक और चीज जो हमने पहले लाइन से छोड़ के रखा हुआ है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है डेल्टा एल, यही हमें पुट करना है। आप देखो अब हम बस इसी आंसर को ना व्यवस्थित कर रहे हैं बस सही तरीके से। तो E बराबर Q की जगह क्या आ गया लैम्डा L, 2 पाई आर एल को मैं अच्छे से लिखता हूं जिससे कि हमें आदत है हर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की, हर फॉर्मूले को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर ऊपर कोई आवेश होता है, नीचे क्या होती है उसकी दूरी होती है आर स्क्वायर या आर, तो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में लिखते हैं 1 चलो डेल्टा एल है, ये कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे अगर तो ये हो जाएगा, चलो इसको डेल्टा एल ही लिखो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नीचे लिख दो 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 सबको एक साथ लिखा, बचा क्या है आर एल, कुछ कट रहा है, एल से एल कट जाएगा। अब क्या करना है, अगर एल से एल कट गया, यहाँ पे एल से एल कट गया, ठीक है, सपोज ये कट गया, अभी भी आंसर आपका 1/4 पाई के रूप में नहीं आया है। तो 1/4 पाई के रूप में करने के लिए ना 2 को 4 कैसे बना सकते हो, जब 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा हम जब अपने मर्जी से कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा गुणा, ऊपर भी करना होगा, लास्ट लाइन है ये। तो E बराबर हो जाएगा 2 पाई को 4 पाई करने के लिए हमने 2 से गुणा किया तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 2 से गुणा, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कर लो और लैम्डा को लिख दो 2 लैम्डा और नीचे क्या बच गया r, ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। लैम्डा को हमने 2 लैम्डा इसलिए किया क्योंकि हमने 2 का नीचे भी गुणा किया ऊपर भी, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर फिर यही आएगा 2 लैम्डा अपॉन r। ये कंप्लीट डेरिवेशन है आपका।